दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की एसएसटी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, 6th क्लास की हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी। भूगोल का एक चैप्टर हमने कर लिया था, सौर परिवार। और दोस्तों, हमने देखा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो सौर परिवार का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की जो आकृति होती है उसको हम ग्लोब से समझते हैं, तो ग्लोब के बारे में समझेंगे। उसके बाद अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, विषुवत रेखा क्या होती है, विषुवत वृत्त क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अब स्टार्टिंग से चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। सबसे पहला क्वेश्चन कि बताइए पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो दोस्तों, पृथ्वी हमें गोलाकार लगती है। हमें पृथ्वी कैसी लगती है? गोलाकार। तो सिंपल सी बात कि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमें गोलाकार लगती है, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी गोलाकार नहीं है, वो चपटी है। चपटी किस तरह से है? चपटी इस तरह से है कि उसका जो ये वाला जो बीच वाला भाग है वो थोड़ा उभरा हुआ है, और ये जो भाग है वो थोड़ा चपटा है, यानी थोड़ा कम है, और ये वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा है। मतलब अगर हम बात करें तो ये वाला भाग तो इसका उभरा हुआ है, मध्य भाग बीच में से उभरी हुई है, और ऊपर से देखें तो ये ऊपर और नीचे से जो है थोड़ी सी चपटी है। अब अगर इनकी लंबाइयों की बात करें तो ये तो लंबाई है 12,714 किलोमीटर, यानी ये जो लंबाई है इसकी इस तरह से। अब लंबाई को दोस्तों हम व्यास भी बोलते हैं। अब सिंपल सी बात एक चीज़ देखते हैं कि व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है। तो दोस्तों, एक वृत्त होता है हमारे पास, ठीक है, और उसका जो केंद्र होता है, केंद्र से जाने वाली जो एक ऐसी रेखा होती है जो सबसे लंबी रेखा होती है, उसको व्यास बोलते हैं। यानी अगर पृथ्वी को हम काट दें, पृथ्वी को बीच में से काट दिया, फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज़ लेते हैं कि कोई भी गोल चीज़ थी हमारे पास, उस गोलाकार चीज़ को हमने बीच में से काट दिया तो हमारे पास एक प्लेन क्या बच गया? एक प्लेन गोल गोल आकृति बच गई। अब उस प्लेन गोल गोल आकृति के सबसे ऊपर वाले पॉइंट और सबसे नीचे वाले पॉइंट को जब बिल्कुल बीच में से मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का ये जो व्यास है इसकी लंबाई है 12,714 किलोमीटर। इसको दोस्तों, ये जो ऊपर वाला पॉइंट और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इनको बोलते हैं ध्रुव, और जो ध्रुवीय व्यास है यानी ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। तो अगर हम देखें कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है तो वो है 12,714 किलोमीटर। और अगर हम इसका ये वाला व्यास देखें तो ये वाला व्यास है इसका 12,756 किलोमीटर। अब वो जो व्यास है उसको तो बोला ध्रुवीय व्यास, और ये किसके मध्य में है? भू के मध्य में, धरती के मध्य में है, तो इसको बोलते हैं भूमध्यवर्ती व्यास। तो दोस्तों, भूमध्यवर्ती व्यास तो कितना है? 12,756.6 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। और इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो भूमध्यवर्ती व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। तो आप जब 756.6 में से 714 घटाएंगे तो लगभग अपने पास कितना आता है? 43 किलोमीटर। यानी ये वाला हिस्सा 43 किलोमीटर ज़्यादा है ऊपर वाले हिस्से से। तो हुई ना ये ज़्यादा, तो ये उभरा हुआ है और ये चपटा है। चलिए, ये हमें समझ आ गया। अब इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे तो ये आप लिख लीजिए। ये डायग्राम आपको बनाना है, फटाफट से ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हम थ्योरी कैसे लिखेंगे। चलिए, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा इसका मध्य भाग थोड़ा उभरा हुआ है। ये लाइन हमने लिख दी कि इसका जो इसका ध्रुवों वाला पार्ट है वो थोड़ा सा चपटा है और मध्य भाग जो है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। और दोस्तों इस तरह की जो आकृति होती है कि यहाँ बीच में से जो है
यानी बीच में से उभरा हुआ हो और ऊपर नीचे से चपटा हो, तो इस तरह की आकृति को क्या बोलते हैं? जियोड बोलते हैं। तो पृथ्वी की जो इस तरह की आकृति है उसको कुछ नाम दिए गए हैं, वो आप लिख लीजिए कि इस तरह की आकृति को, इस तरह की आकृति को भू-आप या तो भू-आप बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? या फिर बोलते हैं पृथ्व्याकार। पृथ्वी आकार को मिलाकर के क्या बन गया? पृथ्व्याकार, या जियोड कहते हैं। तो ये कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया होता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो उसमें ऑप्शन होता है जियोड, या फिर ऑप्शन होता है भू-आप, या फिर ऑप्शन होता है पृथ्व्याकार। तो आपको आंसर यही लिख करके आना है कि इसकी आकृति इस तरीके से है। और इसका जो ध्रुवीय व्यास है और भूमध्यवर्ती व्यास है वो आप यहाँ पर बना लेंगे डायग्राम में। ये जो कितना हो जाएगा, ये जो कौन सा व्यास हो जाएगा, ये हो जाएगा ध्रुवीय व्यास। खैर इसका डायग्राम हम पहले ही बना चुके हैं, और ये हो जाएगा भूमध्यवर्ती व्यास। और लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो, कि भूमध्यवर्ती व्यास जो है वो ज्यादा है। भूमध्यवर्ती व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज्यादा है? 43 किलोमीटर्स अधिक है, यानी 43 किलोमीटर अधिक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात आती है कि यहाँ पर एक और नोट डाल के लिख लीजिएगा, वैसे जनरल नॉलेज की बात है कि पृथ्वी की ये जो आकृति है इसका सबसे पहले जो पता है वो फ्रांस के जो रिचहर ने लगाया था। जब एक्चुअल में क्या था कि फ्रांस के एक राजा थे लुई 14, तो उन्होंने जो रिचहर को कहीं भेजा था, तो वहां पर भेज करके इन्होंने जो है जो रिचहर ने ये पता लगाया था कि इन जो पृथ्वी की आकृति है वो बिल्कुल गोल नहीं है, कैसी है? जियोड है, यानी ऐसे थोड़ी सी फैली हुई है। तो इसका पता किसने लगाया? जो रिचहर ने लगाया। तो इसका नोट डाल करके आप ये लिख लीजिए कि पृथ्वी की आकृति का पता किसने लगाया? जो रिचहर ने लगाया। पृथ्वी की आकृति का पता किसने लगाया? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जो रिचहर ने लगाया। और कब लगाया? जब फ्रांस के राजा लुई 14 ने, जब फ्रांस के राजा लुई 14 ने 1671 ईस्वी में इन्हें फ्रेंच गुयाना में भेजा, तब लगाया। लुई 14 ने इन्हें 1671 में फ्रेंच गुयाना भेजा। फ्रेंच गुयाना एक जगह है फ्रांस में, फ्रेंच गुयाना भेजा, तब जो रिचहर ने इस आकृति का पता लगाया। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात आती है कि चैप्टर का नाम ही है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। बस इन तीन ही चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ग्लोब क्या होता है, अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बारी की ग्लोब क्या होता है। तो दोस्तों आपने अपने स्कूल में, लाइब्रेरी में ग्लोब तो देखा ही होगा। तो ग्लोब को अगर परिभाषित करने की बात आए कि ग्लोब क्या है, तो सिंपल सी बात कि ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक मॉडल है। पृथ्वी का एक मॉडल है, और मॉडल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरूप। अब वो पृथ्वी के जितना बड़ा तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक लघु मॉडल है, छोटा मॉडल है, लघु प्रतिरूप है। तो हम जो क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोब क्या है, तो हम क्या लिखेंगे कि पृथ्वी का एक लघु यानी छोटा, मॉडल यानी प्रतिरूप है। चलिए ये समझ आ गया, पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है पृथ्वी दो तरह की गति करती है। हालांकि ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, लेकिन यहाँ पर भी हमें समझना पड़ेगा कि पृथ्वी की अक्ष क्या होती है, पृथ्वी की परिक्रमण अक्ष क्या होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं। हालांकि इस पर यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इसको समझ के फिर आगे वाली चीज़ें हमें समझ आएगी, अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। अब देखिए दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है वो दो तरह की गतियाँ करती है। एक तो होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति होती है कि मान लीजिए कि ये एक गोल गोल पथ है,
यहाँ से कोई चीज़ चलती है और फिर इस पथ के अनुसार चलती चलती वापस यहाँ पर आ जाती है। तो ये जो गति होती है, बार बार की गई गति, इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। यानी इस गोल घेरे में वो चक्कर लगा रही है, तो उस गति को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। तो इस तरह से पृथ्वी जो है एक पथ में जो गति करती है, जिस पथ में गति करती है उसको बोलते हैं प्रतिक्रमण कक्ष, और उसका जो तल होता है उसे बोलते हैं प्रतिक्रमण तल। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो परिक्रमण कक्ष, मान लीजिए केंद्र है, तो जो उसका प्रतिक्रमण कक्ष है वो इस तरह से है, यानी पृथ्वी इस कक्ष के ऊपर ऊपर घूमती है। ठीक है, ये जो गति होगी वो परिक्रमण गति है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण कक्ष। लेकिन दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कोई बच्चा क्या करता है, अपनी जगह पर खड़ा खड़ा इस तरह से घूमता है, मतलब एक ही पॉइंट पर खड़ा रहता है लेकिन इस तरह से घूमता रहता है। तो वो जो गति होती है उसको बोलते हैं घूर्णन गति। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह से है कि आप एक गत्ता लीजिए अपनी नोटबुक का, जो भी आपकी पुरानी नोटबुक हो, तो कभी कभी हम बचपन में शरारत भी किया करते थे कि नोटबुक का कोई भी हम गत्ता लेते थे, उस गत्ते में हम पेन फंसा करके उस गत्ते को यूं घुमाया करते थे। तो वो गत्ते की जो इस अक्ष के सापेक्ष गति होती थी उसको हम क्या बोलते थे? घूर्णन गति बोलते थे। और वो गत्ता अच्छे से गति कब करता था? जब ये पिन उसके बिल्कुल बीचों बीच होती थी, तब वो अच्छे से गति करता था। तो वहां पर जो वो गत्ते की गति थी उसको तो हम बोलते थे घूर्णन गति, और ये जो अक्ष है जिसके सापेक्ष वो गति कर रहा है उस अक्ष को बोलते हैं घूर्णन अक्ष। तो दोस्तों पृथ्वी भी घूर्णन गति करती है। आपको पता है पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक तो परिक्रमण गति करती है, इस तरह से घूमती है, और साथ में अपनी जगह पर भी इस तरह से घूमती है, यानी दो तरह की गति, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। अब घूर्णन गति करेगी तो किसी अक्ष के सापेक्ष ही घूमेगी। अब वो अक्ष कौन सी होगी? तो दोस्तों नॉर्मल ऐसे माना जाता है कि इस तरह की वो अक्ष होगी, लेकिन दोस्तों जब पता लगाया गया तब पता चला कि परिक्रमण कक्ष के लंबवत नहीं होती, परिक्रमण कक्ष के कुछ इस तरह की वो अक्ष होती है जहां पर हमारी पृथ्वी जो है वो गति करती है, यानी घूर्णन गति करती है। मतलब पृथ्वी इसके अकॉर्डिंग घूमती है, ना कि ऐसे नहीं घूमती, ऐसे घूमती है। इसका मतलब ये क्या हो गई? घूर्णन अक्ष हो गई। और इसको पृथ्वी की सिंपल अक्ष भी बोला जाता है कि यह पृथ्वी की अक्ष है जिस पर वो पृथ्वी घूम रही है। अब दोस्तों पृथ्वी की ये जो घूर्णन अक्ष है ये हो गई पृथ्वी की परिक्रमण कक्ष, यानी ये एक पूरा का पूरा तल हो गया। इस तल के साथ ये जो घूर्णन अक्ष है वो 66 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। समझ आ गया हमें कि घूर्णन अक्ष जो है वो परिक्रमण कक्ष के साथ कितना बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब 66.5 तो ठीक है, ये पूरा कोण 90 डिग्री, ये 66.5, तो ये कोण कितना बनेगा? ये बन जाएगा 23.5 डिग्री। तो ये 23.5 डिग्री ये बनाती है इसके साथ, यानी ये कोई भी कह सकते हैं कि परिक्रमण कक्ष के लंबवत कोई भी अक्ष है। ठीक है, लेकिन इसको अक्ष नाम नहीं देंगे क्योंकि घूर्णन अक्ष को ही क्या बोला जाता है? अक्ष सीधा बोल भी सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि घूर्णन अक्ष जो है वो परिक्रमण कक्ष के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। मतलब जब भी हम पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी को हम इस तरह से लेंगे, पृथ्वी को हम इस तरह से लेंगे, ये हमारी जो है बीच में से नहीं गई, इस तरह से लेंगे कि ये अक्ष है। अब इस अक्ष के अकॉर्डिंग हम पृथ्वी को टेढ़ा देखेंगे क्योंकि पृथ्वी इस तरह से घूम रही है। अब तक हम क्या करते थे? पृथ्वी को इस तरह से लेते थे, अब पृथ्वी को हम थोड़ा सा टेढ़ा हो करके देखेंगे। बस यही यहाँ पर डिफरेंस आता है। और इस पर क्या क्वेश्चन आता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष के साथ कितना झुका हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा? 66.5 डिग्री झुका हुआ है। और ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि पृथ्वी का अक्ष, क्वेश्चन क्या आता है? एक ही देखिए, छोटा सा आंसर तो छोटा सा है, क्वेश्चन बड़ा है
कि पृथ्वी की अक्ष पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष के साथ कितनी झुकी हुई है। तो या फिर कितना झुकाव है या कितना झुका होता है के साथ कितना झुका होता है या कितनी झुकी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है काफ़ी बहुत ही कंफ्यूज करने वाली ये चीज़ होती है, तो इसको बहुत ही ध्यान से रखना है आपने कि घूर्णन अक्ष है और ये क्या है, परिक्रमण कक्ष है और उसके बीच में कोण कितना बन रहा है, 66.5 डिग्री का। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। जो समझना था, जितनी हार्ड चीज़ थी वो हमने समझ ली, अब तो बस आसान आसान चीज़ें रही है। अब दोस्तों पृथ्वी की अक्ष का हमें पता चल गया कि पृथ्वी की अक्ष इस तरह से झुकी हुई रहती है। तो अब हम पृथ्वी को सीधा पढ़ने की बजाय यूँ टेढ़ा पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी अक्ष ही इस तरह से है, तो ये हमारे माइंड में छप जानी चाहिए कि पृथ्वी को हम इस तरह से पढ़ेंगे। चलिए ये भी ठीक है, ओके, क्योंकि उसका जो परिक्रमण कक्ष है उसको हम सीधा मानेंगे और इस तरह से जो अक्ष है उसकी वो इस तरह से मानेंगे। अब दोस्तों जो खगोल शास्त्री होते हैं, मतलब जो पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आकृति के बारे में जो है स्टडीज करते हैं, आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, आविष्कार तो नहीं करते, क्या खोज करते हैं। जो आविष्कार का मतलब हो गया कोई नई चीज़ बनाना, खोज करते हैं वो। तो जब वो खोज करते हैं तो उन्होंने क्या किया कि इतनी पृथ्वी को एक पृथ्वी के रूप में विभाजित करना सही नहीं रहेगा, तो उन्होंने क्या किया कि इस पृथ्वी पर कुछ आड़ी और कुछ खड़ी रेखाएं खींच दी, जिनको अक्षांश व देशांतर रेखाएं बोला गया। तो दोस्तों उन्होंने इस तरह से जो आड़ी रेखा खींची, इस तरह से जो आड़ी रेखा खींची उसको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने कहा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है वो पूरी पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। इसको भूमध्य व्रत भी कहते हैं। भूमध्य व्रत क्योंकि ये यहाँ से लेकर के पूरा घूमेगा, ये मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो पूरी पृथ्वी पर यूं घूम करके कुछ इस तरह की आकृति बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देख नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी इस तरह से बॉल की तरह जब गोल गोल घूमेगा तभी यहाँ पर वापस आएगा। तो ये जो भूमध्य रेखा है या भूमध्य व्रत है, ये क्या करता है, पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला हिस्सा है गोलार्ध, गोला का मतलब पूरा गोला, और गोले का अर्धभाग यानी गोलार्ध। उत्तर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला यानी नीचे वाला गोलार्ध जो है वो क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ये हमें समझ आ गया। अब ये जो थी भूमध्य रेखा या भूमध्य व्रत, इसको इन्होंने मान लिया कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश। अब इन्होंने क्या किया कि एक कोणात्मक दूरी के अनुसार, अब दोस्तों कोणात्मक दूरी क्या होती है ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर क्या कर दिया गया कि कुछ और रेखाएं खींच दी गई, कुछ और रेखाएं खींच दी गई और कोणात्मक दूरी के अनुसार। दोस्तों सिंपल सी बात है कि कोणात्मक दूरी क्या होती है, ये आपको समझना होगा कि ये हमारी पृथ्वी है, हम पृथ्वी का ये वाला हिस्सा काट लेते हैं, ये वाला हिस्सा हमने काट लिया और इसको खाली कर लिया है, ठीक है। अब कोण का मतलब तो आप समझते हो, कोण का मतलब क्या होता है, इस तरह की जो बीच में ये बनता है इसको हम कोण कहते हैं। यानी दो भुजाएं जब एक ही बिंदु से शुरू होती हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है यानी कोणीय दूरी होती है उसको कोण बोलते हैं। ये आपको समझ होगा, 90 डिग्री का, 80 डिग्री का, 60 डिग्री का, चांद से ये आपने कोण बनाए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोण बनते हैं। तो ये जो थी हमारी, ये जो थी, ये मान लीजिए कि ये 0 डिग्री अक्षांश है यानी भूमध्य रेखा है, मान लिया भूमध्य रेखा। हम एक बार पृथ्वी को सीधा ही ले रहे हैं, सीधा ले रहे हैं। चलिए उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके बाद 1-1 डिग्री के कोण बना दिए। 1-1 डिग्री के कोण जब बनाए तो टोटल आपको पता है यहाँ तक ये कितना कोण होता है, ये होता है 90 डिग्री का कोण। तो टोटल कोण कितने हो गए, 90 कोण हो गए।
अब उन्होंने अंदर इसको तो मिटा दिया, सिर्फ इन 90 कोणों को ले लिया, 1 2 3 4 5 यूं 90 कोण बन गए, और 90 कोणों को लेकर के यूं जो है 90 लाइनें खींच दी, ठीक है। और यहां से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक टोटल लाइनें खींच दी गई, और इन लाइनों को क्या बोला गया, इन लाइनों को बोला गया अक्षांश, इन लाइनों को बोला गया अक्षांश, ये रेखाएं, और इनके जो मान थे, इनके जो कोणों के मान थे उनको बोला गया अक्षांश, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ आ गया कि सबसे पहले क्या किया गया कि एक 0 डिग्री अक्षांश खींची गई जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती थी, फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एक एक डिग्री के कोण बनाए गए, और उन प्रत्येक कोणों को लेकर के इस तरह से रेखाएं खींच दी गई, इधर भी 1 डिग्री इधर भी 1 डिग्री, दोनों को मिला दी, इधर भी 2 डिग्री इधर भी 2 डिग्री, दोनों को मिला दिया। तो इस तरह से टोटल सिर्फ ये बीच में एक वृत्त नहीं बनाया गया, खूब ढेर सारे वृत्त बना दिए गए। तो टोटल वृत्त कितने बने, टोटल 90 वृत्त बन गए। अब उनके जो कोणीय मान थे उनको तो क्या बोला गया अक्षांश, और ये जो रेखाएं खींची गई थी उनको क्या बोला गया अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ये आपको समझ आ गया होगा। अब 90 ही तो ऊपर खींची गई और 90 ही तो नीचे खींची गई। अब जो ऊपर वाली थी उन्हें उत्तरी गोलार्ध कह रहे थे, तो ऊपर वाली अक्षांश रेखाओं को क्या बोलेंगे, ऊपर वाली अक्षांश रेखाओं को बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और नीचे वाली अक्षांश रेखाओं को क्या बोलेंगे, नीचे वाली अक्षांश रेखाओं को बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अब टोटल 90 उत्तरी और 90 दक्षिणी, टोटल कितनी हो गई 180। बीच वाली 0 ऊपर से अगर ऊपर चले तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऊपर 90 तक जाती है, नीचे भी 90 तक जाती है। अब अक्षांश रेखाओं के बारे में हमें टोटल समझ आ गया। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बीच बीच में कुछ मेन लाइनें भी हैं, जैसे 23.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है, तो वो कौन कौन सी है उनको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने देख लिया कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, ये भी हमें समझ आ गया। चलिए अब दोस्तों केवल अक्षांश रेखाएं नहीं खींची गई, मतलब ये तो हो गई आड़ी रेखाओं की, अब कुछ खड़ी रेखाएं भी खींची गई। अब ये तो क्या है पूरी गोल गोल बनाई गई, लेकिन जो खड़ी रेखा थी उसको सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक खींचा गया, उनको सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक खींचा गया, और कोण के अनुसार यहां पर 90 बनी, यहां पर भी 90 बनी, इसके पिछले हिस्से में 90 और बनी, तो कितनी हो गई 180 तक हो गई। मतलब दोस्तों कि अगर हम कुछ इस तरह से करें कि मान लीजिए कि यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर यहाँ से चलेंगे यहाँ तक तो 90 आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ तक और चलेंगे तो वो 180 आ जाएगी, और इसके पिछले हिस्से में भी इस तरह से 180 बाहर के 180 पीछे के, तो कितने हो गए 360, क्योंकि खड़ी रेखाएं यहाँ से यहाँ तक ही खींची गई थी, वो पूरी ऐसे गोल गोल नहीं खींची गई थी, केवल यहाँ तक ऐसे। जब इस तरह से खींची जाएगी तो यहाँ से लेकर के पीछे तक 180 और यहाँ से लेकर के पीछे तक 180, एक तरह से कि अगर इस वृत्त को, अगर इस गोले को अगर अपने आधा आधा काट दें तो उधर जो आधा बचेगा उसके 180 और इधर जो आधा बचेगा उसके 180। क्यों 180? क्योंकि पूरे नहीं बनाए गए, आधा बनाए गए। अगर ये पूरा यूं घूम करके आता तो पूरे 90 180 बनते, लेकिन अब 90 ये वाले 90 ये वाले, इसके पीछे वाले अलग होंगे, इनके साथ काउंट नहीं होंगे। तो ये टोटल कितने बन गए दोस्तों 180 बन गए। एक तरह से दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल हम एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि हमने एक बॉल टाइप से ली है एक्यूप्रेशर वाली, तो इसका एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं कि जब इसको यूं काटा गया, जब इसको यूं काटा गया यानी जब इसको आडी रेखाएं खींची गई, तो आडी रेखाएं पूरी गोल खींची गई, तो कितनी हुई, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से ऊपर तक 90, ऊपर 90 और नीचे 90, 180 हो गई। लेकिन दोस्तों ऐसे जब खींची गई तो ऐसे पूरी यहाँ तक नहीं खींची गई, पूरी यहाँ से लेकर के पूरी नहीं खींची गई, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक खींची गई तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 2 3, इस तरह से। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा जाए कि मान लीजिए कि इस तरह से हमारी ये बॉल है और हमने यहाँ से स्टार्ट किया है,
यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक तो हम 90 पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक भी हम 90 पहुँच गए। अब इसके पिछले हिस्से की जब बात करें, इस हिस्से की, तो वहाँ भी 90, और इस हिस्से की बात करें तो वहाँ भी 90, क्योंकि ये पूरा नहीं जा रहा है, ये सिर्फ इतना। अब इसके पीछे वाला अलग होगा, मतलब जस्ट 2 गुना हो गए। अब एक और भी एग्जाम्पल लेकर के हम समझ लेते हैं कि हमने एक छोटा सा ग्लोब भी यहाँ पर बना लिया है, और आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा इस तरह से जो है, इस तरह से टेढ़ा भी है, आपको दिख रहा है टेढ़ा भी है। चलिए अब दोस्तों कैमरा के थोड़ा सा नज़दीक आके हम इसको समझते हैं कि इस तरह की जो रेखाएं खींची गई वो पूरी गोल खींची गई। अब इससे यहाँ से ऊपर तक 90 और नीचे तक 90, 90 90 कितनी हो गई, 180 हो गई, यानी पूरी गोल गोल यहाँ तक खींची गई है। लेकिन जो खड़ी रेखाएं खींची गई वो केवल यहाँ से यहाँ तक खींची गई। एक मिनट, जब यहाँ से यहाँ तक खींची गई तो ये तो हो गई, ये बीच वाली, इससे यहाँ तक 90, इससे यहाँ तक 90। अब इसका पीछे वाला जो हिस्सा बचा वो तो खाली है, यहाँ पर हमने खींच दी लेकिन ये तो खाली बचा, तो ये भी 90 और 90, यानी 90 90 4 बार होगी। ऐसे अगर हम करें तो इसको पूरा घुमा रहे थे, इसलिए 90 90 2 बार, लेकिन इस ऐसे किया तो आधा ही हुआ, आधा इसके पीछे वाला 2 काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आड़ी रेखाएं खींचे तो पूरा व्रत एक ही काउंट हो रहा था, लेकिन इस तरह से करें तो आधा आधा व्रत काउंट होगा, तो जस्ट डबल हो जाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अक्षांश जो है वो केवल कितने होते हैं, 180 होते हैं, यानी 90 ऊपर और 90 नीचे। लेकिन अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर 180 और 180 360 होते हैं। तो दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, आपके अक्षांश और देशांतर कैसे होते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आता है और इसका आंसर कैसे हमें करना है थ्योरेटिकल वे में, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन की बारी है कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात, वह आड़ी रेखा जो पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण 2 बराबर भागों में विभाजित करती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। अगर हम इस तरह से पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जो ये वाली रेखा होगी उसको हम क्या बोल देंगे, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उसके बाद बात करते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही अक्षांश है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 डिग्री अक्षांश है और यहाँ पर भी 1 डिग्री अक्षांश है। यहाँ पर सब जगह जो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि अक्षांश क्या होगी, यहाँ से कोणीय स्थिति अगर देखी जाए, कोणीय स्थिति कैसे देखी जाती है चांदे के से आप देखना जानते हैं कि कोण कैसे मापा जाता है। चलिए अब यहाँ पर है कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इन समान अक्षांशों को इस तरह से अगर हम मिला दें तो ये एक रेखा बन जाएगी इस तरह से, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो रेखा जो है कुछ इस तरह से जाएगी। तो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब इस तरह की 90 ही तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं और 90 ही दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये हमने पता कर लिया कि उत्तर व दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 90 उत्तरी अक्षांश तथा 90 दक्षिणी अक्षांश है। जो 90 डिग्री अक्षांश है, 90 डिग्री अक्षांश बिल्कुल कॉर्नर में ऊपर ऊपर होंगे, तो जो 90 डिग्री अक्षांश है उनको क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। जो उत्तर की तरफ ध्रुव है उसे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे और जो नीचे की तरफ है उसे दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। चलिए ये हमें समझ आ गया। अब इसके बाद कुछ प्रमुख अक्षांश वृत्त हैं, मतलब अक्षांश वृत्त तो 90 ही नीचे है, 90 ही ऊपर है, लेकिन बीच में से कुछ प्रमुख अक्षांश जो है चुने गए हैं, जिन्हें प्रमुख अक्षांश कुछ स्पेशल नामों से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा करक रेखा और मकर रेखा। तो वो करक रेखा मकर रेखा क्या होती है, स्पेशल अक्षांश कौन कौन से होते हैं और उनको क्यों बांटा गया है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट। चलिए अब हम बात करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस की कि यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 2 टाइप के आ सकते हैं कि प्रमुख अक्षांशीय वृत्तों को बताइए और उन वृत्तों के बीच में पाए जाने वाले ताप कटिबंधों को बताइए। तो सिंपल सी बात कि प्रमुख अक्षांश कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों टोटल जो 90 डिग्रीज ऊपर और नीचे जो हमारे पास अक्षांश बन रहे थे उनमें से कुछ मुख्य अक्षांशों को कुछ नाम दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, किस लिए दिए गए हैं, वो भी हम समझेंगे जब ताप कटिबंध
समझेंगे तब। फिलहाल हम देख लेते हैं कि विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, यानी ये जो 0 डिग्री अक्षांश है उसे हम क्या बोलते हैं, ये है हमारी विषुवत रेखा। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा ये था कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। चलिए, उसके बाद है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, जो ऊपर वाली 23.5 डिग्री है उसको तो कर्क रेखा, और जो नीचे वाली 23.5 डिग्री यानी दक्षिणी जो अक्षांश है उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए, उसके बाद है कि जो 66.5 डिग्री उत्तरी है उसे आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है, और ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी है उसे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर चाहे वृत्त आ जाए चाहे रेखा आ जाए आपका आंसर सेम रहेगा। अगर वो वृत्त पूछे तो आपने यहाँ पर जो है वृत्त लगा देने, अगर यहाँ पर रेखा लिखा गया हो तो आप यहाँ पर सब जगह रेखा लगा देंगे। तो रेखा या वृत्त उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर वृत्त पूछे तो वृत्त, रेखा पूछे तो रेखा, इसलिए हमने कहीं कहीं वृत्त लगाया, कहीं कहीं रेखा लगाया, क्योंकि हमने ज़्यादातर यही सुना होता है कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, और आपको पता है कि कर्क रेखा तो भारत में से भी गुजरती है, क्योंकि भारत जो है हमारा लगभग यहाँ पर है। चले, हालांकि भारत की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है, कुछ इस तरीके से। चले, अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख ताप कटिबंधों को समझाइए। तो दोस्तों जो सूर्य होता है वो ऑलमोस्ट कहाँ पर रहता है, इस रेखा के ऊपर रहता है। ज़्यादातर जाता है तो वो कर्क रेखा तक या मकर रेखा तक जाता है। तो मतलब क्या है कि ये जो हिस्सा रहेगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा ताप रहने वाला है, सबसे ज़्यादा गर्मी रहने वाली है, और गर्मी को हम क्या बोलते हैं, उष्ण बोलते हैं, उष्ण। इसलिए दोस्तों कर्क रेखा से मध्य रेखा के बीच का जो भाग है उसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, तो ये हो गया उष्ण कटिबंध, ये पूरा का पूरा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है पृथ्वी का उसे हम किसके नाम से जाने जाते हैं, किसके नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से। तो कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है ठंड बढ़ती जाएगी और तापमान कम होता जाएगा। तो ये तो हो गया उष्ण। उष्ण के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो वहाँ पर थोड़ी सी ठंडक आ जाती है, इसलिए शीत और उष्ण को मिला करके ये जो ताप कटिबंध है इसको नाम दे दिया गया शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत और उष्ण दोनों को मिला करके। अब और भी दूर जाएंगे तो ये जो भाग है इसको बोल दिया गया शीत कटिबंध, यानी कुल मिला करके आर्कटिक वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच का जो एरिया था वो शीत कटिबंध। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो भाग था वो उष्ण कटिबंध। उष्ण और शीत के बीच के को क्या बोल दिया, शीतोष्ण कटिबंध। ये भी उष्ण, ये भी शीतोष्ण, और ये हो जाएगा शीत कटिबंध। यानी ये उष्ण, फिर दूर वाले शीतोष्ण और सबसे दूर वाले शीत कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं। और इनको हम लिखेंगे कैसे, डायग्राम भी हमें बनाना है दोनों क्वेश्चन में। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये शो करने हैं और नीचे वाले क्वेश्चन में आपको ये पूरा कंप्लीट डायग्राम, ये कटिबंध दिखाने और साथ साथ में ये रेखाएं भी दिखानी है। चलिए, कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा से अंटार्कटिक, मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त को के मध्य के भाग को शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव के मध्य का हिस्सा, और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव, ये इतना हिस्सा, इसको क्या बोला जाता है, मध्य के भाग को शीत कटिबंध कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अक्षांश के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, ग्लोब के बारे में भी पढ़ लिया, देशांतर के बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। देशांतर के साथ ही हम समय का पता लगाएंगे कि समय का कैसे पता चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं तो कैसे समय चेंज होता है, कैसे भारत के और कनाडा के समय में इतना अंतर है, तो इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।